हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने 6th की 7th की जो हिस्ट्री है उसे कंप्लीट कवर कर दिया है और ये 8th का तीसरा चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि और हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं और आप इसमें क्या आपको सीखने के लिए मिला। ठीक है, और लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक, एक ये जो चित्र है थोड़ा धुंधला है, लेकिन आपको बता दूं ये उस टाइम का चित्र है जब रॉबर्ट क्लाइव ने एक चित्रकार को अपना चित्र बनाने के लिए दिया था, अपने जीवन की घटनाओं से रिलेटेड चित्र बनाने के लिए दिया था, तो उसने ये चित्र बनाया था। और इस चित्र में 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह से ग्रहण की थी, उसका ये प्रदर्शन किया गया है। ये जो एनसीईआरटी की हेडिंग है, कंपनी दीवान बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा है। समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल और का दीवान कब तैनात किया था मुगल बादशाह ने? 12 अगस्त 1765 में। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। ये जो इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो मुगलों से डील की बंगाल की दीवानी के लिए, उसको अपने एक छोटे से तंबू में की होगी, लेकिन इनके चित्रकार ने जो दिखाया इस चित्र में कि एक भव्य समारोह हुआ था इसके लिए, और इस भव्य समारोह के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह द्वारा क्या दिया गया? दीवानी दी गई थी। ठीक, ये एक साम्राज्यवादी चित्रकार की देन थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। आपको बता दें, दीवानी का मतलब राजस्व से है। किससे है? राजस्व से। अब कंपनी राजस्व का जो जिम्मा था वो स्वयं लेने लगी। कंपनी क्या थी? स्वयं राजस्व की मालिक बन गई वहाँ के। पहले क्या था, नवाबों के अंतर्गत आर्थिक स्थिति रहा करती थी, लेकिन अब कंपनी के हाथ में ये चीज़ दे दी गई। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यक्तिगत करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। कंपनी जो थी वो अमेरिका से प्राप्त सोना, चांदी, बहुमूल्य धातु जो अमेरिका से प्राप्त होता था उसे भारत में लाती। अमेरिका से ब्रिटेन, ब्रिटेन से भारत में आता, और उसके एवज में ये भारत से क्या खरीदते? सामान खरीदते। तो कंपनी को इसका रास्ता भी ढूंढना था कि कीमती चीज़ें भारत में आए भी ना और भारत से व्यापार भी किया जा सके। और इसके लिए कंपनी को एक बहुत अच्छा रास्ता मिला, जिसका नाम क्या था? बंगाल की दीवानी। क्या था? बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई। इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा इनकम हुआ होगा। समय के साथ कंपनी को यह भी समझा जाने लगा कि उसे सावधानी के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो जमींदार थे, साहूकार थे और जो बड़े महाजन थे, कंपनी ने उनके साथ कभी भी दुश्मनी कायम नहीं की, क्योंकि उनके साथ दोस्ती रखने में ही कंपनी की भलाई थी, जिससे वो भारत पर अच्छे से अच्छा व्यापार कर सकें। ठीक, यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी।
कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचाहट रही थी। ठीक है, कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमाए, लेकिन उसका नियमित व्यवस्था कैसे करें, उसके लिए कंपनी क्या करती थी, हिचकिचाती थी। उसकी कोशिश रही यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे। कंपनी की जो कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने की, पैसे हासिल करने की, और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब कंपनी को अपने यहाँ से सोना चांदी लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो बंगाल से पैसे इकट्ठा होते थे, बंगाल से जो राजस्व इकट्ठा होता था, उसी राजस्व के एवज में कंपनी और जगह से सामान भी खरीदने लगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मान लीजिए बंगाल है और ये कंपनी इस पर शासन कर रही है। यहाँ से कंपनी ने पैसा उगाया और यहाँ से अगर सामान खरीदना है तो इसी पैसे से यहाँ का सामान खरीदा और व्यापार किया। यानी कंपनी को अब बाहर से, अपने घरेलू से, अपने घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ व्यापार करने के लिए। जल्दी ही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत को नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। कंपनी ने इतनी बेरहमी से बंगाल का शोषण किया, इतनी बेरहमी से बंगाल का शोषण किया कि वहाँ पर खाने के लाले पड़ गए। वहाँ पे किसान जो थे वो क्या नहीं करने लगे, देखो, किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। इन सब का की ही देन थी बंगाल का अकाल, जो 1770 में पड़ी और इसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। इस अकाल में लगभग बंगाल की 1/3 जनसंख्या ही खत्म हो गई। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनसंख्या कितनी बड़ी थी। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो व्यापार करने भारत में आई थी, उसने इतना बड़ा कार्य किया। ठीक है, खेती में सुधार की जरूरत। ये जो हेडिंग है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी की। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? आप भी अंदाज़ा लगाइए कि अगर मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था ही संकट में है, तो क्या जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वह ये सोच सकती है कि इस बार की मेरी इनकम अच्छी होगी, इस बार टैक्स अच्छे से आएगा? बिल्कुल नहीं सोच सकती, क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स देगा कौन? टैक्स पेयर के पास भी पैसा होना चाहिए ना। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ठीक, मतलब कंपनी का जो अफसर था अब वो ज़मीन में निवेश और खेती में सुधार के बारे में सोचने लगे। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इस जो आप देख रहे हैं स्थायी बंदोबस्त, इसको लागू किया था कॉर्नवालिस ने। यह आप ध्यान रखना, बहुत एग्जामों में बात पूछा गया। ठीक, लेकिन मैं आपको स्थायी बंदोबस्त अच्छे से समझाता हूँ। स्थायी बंदोबस्त को जब आप समझेंगे तो कुछ ऐसे समझिएगा स्थायी बंदोबस्त को कि ये कोई खेत का टुकड़ा है। ठीक है, ये कोई खेत का टुकड़ा है। ये पहले था किसानों के पास, ये किसानों का था। किसका था? किसानों का। लेकिन जब आप देखेंगे
जब स्थायी बंदोबस्त हुआ तो जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के जो जमींदार थे, उनको इन खेत का मालिक बना दिया गया और उनसे ये उम्मीद की गई कि वो समय पर, टाइम पर यहाँ से राजस्व चुकाएं। और इससे देखिए, इससे डबल बेनिफिट ये हुआ कि अंग्रेज़ों को अलग से कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और टाइम पे उनके पास क्या आने लगा, राजस्व इकट्ठा होने लगा। और ये नियमित था। जो जमींदार टाइम पर अपना राजस्व नहीं चुकाता, किसानों से लगान नहीं लेता था और अंग्रेज़ों को टाइम पर पैसा नहीं देता, उसकी जमींदारी उससे छीन ली जाती थी, उसकी जमींदारी उससे छीन ली जाती थी। और इसी को हमने किसका नाम दिया था, सूर्यास्त का नियम। किसका नियम? सूर्यास्त का नियम क्या था? स्थायी बंदोबस्त में ही सूर्यास्त का नियम लागू हुआ था। ठीक, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या क्या थी इसके पीछे? इस स्थायी बंदोबस्त में कुछ समस्या भी रही होगी। समस्या क्या थी? मगर स्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता, उसकी जमींदारी छीन ली जाती। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी ने बाकायदा नीलाम कर दी थी। मैंने आपको बताया कि जो जमींदार टाइम पर राजस्व नहीं चुका पाता था, उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाती। इसी को सूर्यास्त का नियम कहा गया। किसका नियम? सूर्यास्त का नियम। ठीक है। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। 19वीं सदी के पहले दशक तक खेती का विस्तार हुआ। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। बिल्कुल सही। जब खेती में सुधार आया तो इससे फायदा जमींदारों को हुआ, क्योंकि कंपनी ने तो फिक्स कर दिया था, भैया हमें इतना ही चाहिए, चाहे आप कितना भी कमा ले उसके ऊपर। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता। किसानों को के पास इतनी भी खेती नहीं होती थी कि वो अपना लगान चुका सकें। उसके लिए वो क्या करते थे, महाजनों से कर्जा लिया करते। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता। इसीलिए आप जब 1857 की क्रांति देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे किसानों को, और किसानों को जब आप देखेंगे तो इन किसानों ने विद्रोह के रूप में क्या किया, जो महाजन थे और जो जमींदार थे उनके कागज़ों को जलाया, ताकि जो ये उधार लिए गई कागज़ थे जिन पे इनके अंगूठे लगवाए जाते थे वो खत्म हो जाएं। ठीक है। बंगाल के रैयतों पर बोलक्रुक का एक कथन है। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की है। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? खाना ही नहीं मिल रहा है, खेती कर रहे हैं लेकिन खुद के पास कुछ बच नहीं रहा, तो कैसे काम करेगा बंदा? ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। एक नई व्यवस्था
19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंधन को दोबारा बदलना जरूरी है, क्योंकि ये स्थायी था और आमदनी बढ़ने पर भी कंपनी की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उनमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया जाता है। महालवाड़ी बंदोबस्त में गांव के मुखिया जो थे वो पूरे गांव का सामूहिक रूप से राजस्व इकट्ठा करते और कंपनी को दिया करते थे, और ये स्थायी नहीं था, समय समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता था। लेकिन जो राजस्व था वो कैसे तय किया गया, तो जमीनों की जांच की गई, खेतों की माप की गई, जमीनों की जांच की गई, खेतों की माप की गई और रीति रिवाजों को दर्ज किया गया। इसके अकॉर्डिंग जिसके पास जितना खेत उतना राजस्व, ठीक है, जितनी आमदनी उतना राजस्व। और इसको लागू किसने कराया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। यह भी आपको ध्यान में रखना है, हॉल्ट मैकेंजी। मुनरो की व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार यानी रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान, स्वयं किसान। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था फैल गई। यानी आपसे पूछे महालवाड़ी व्यवस्था कौन? हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो। और आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको ध्यान रहेगा। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के बाद आपका क्या था? महालवाड़ी, मैकेंजी, और इसके बाद रैयतवाड़ी। कौन सी? रैयतवाड़ी। इसके जनक कौन थे? मुनरो, थॉमस मुनरो। आकलन से पहले उसके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग अलग सर्वेक्षण किया जाता था। यानी रैयतवाड़ी में भी खेतों का संरक्षण किया जाता, खेत नापे जाते और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता? राजस्व वसूला जाता। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब दिखावटीपन था। ये सब क्या था? दिखावटीपन था। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लूटने का एक मंत्र साबित था। ये सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय किया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोग ये मानते थे कि किसान इससे अमीर हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वह यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा कर सकते हैं। अब ये औद्योगिक क्रांति में इनका उपयोग करेंगे। अब ये औद्योगिक क्रांति 1813 में जो हुई थी उनमें अब इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। अठारहवीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। किस पे? अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। ठीक है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये ब्रिटेन की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए यहाँ पर ही खेती करवाने लगे। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। मतलब अंग्रेजों ने इनको कैसे फैलाया, देखते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। दिख रहा होगा आपको। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों ये द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल छपे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता। क्या आप जानते हैं कि हर रंग किस तरह पैदा किया जाता है? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाले नील पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? भारतीय नील की मांग पूरे विश्व में क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत छोटी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीली रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपने सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर क्या लगा दें? पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील पे पाबंदी लगा दोगे लेकिन जिसका उद्योग जहाँ पर है उसको पसंद करेगा। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो ने फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। औद्योगिकरण जब चालू हुआ तो कपास के उत्पादन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ? इजाफा हुआ, क्योंकि कपास से कपड़े बनाए जाते हैं और ब्रिटेन में मशीनों का युग चालू हो गया था। ठीक है, और ये लगभग 1813 के आसपास की बात है। अब कपड़ों की रंगाई की मांग में और तेजी बढ़ने लगी। भाई औद्योगिक क्रांति चालू हो गई तो मांग में भी क्या हुई? बढ़ोतरी हुई।
जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783-1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया। ब्रिटेन के रंग रेंज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ मिल सकता था? ओनली इंडिया। कहाँ मिल सकता था? ओनली इंडिया। इसीलिए भारत में नील की खेती कराई गई। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। कितने अच्छे से एनसीईआरटी ने हर हेडिंग को एक्सप्लेन करके समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। आप सिर्फ इसको सुनेंगे समझेंगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील ने भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, जबकि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% था। तो कितना अंतर आया मात्र कितने साल के अंदर? 22 सालों के अंदर 30% से 95%। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। नील के कारोबार पे ही ये लग गए और नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते। वाह क्या बात है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपनी धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की ठप्पी हो गई। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो मुख्य तरीके से होती थी, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते, यानी निजी खेती। या तो वह जमीन खरीद लेते या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं क्या क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जाती, कहीं भी नील की खेती नहीं हो सकती थी। ये खेती केवल ऐसी जमीन पर की जा सकती थी जो बहुत ज़्यादा क्या थी? उपजाऊ थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, जहां वह छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? भाई जहाँ पे खेती अच्छी हो सकती थी वहाँ आबादी बसी हुई थी, और नील की खेती करने के लिए एक बहुत बड़े भूखंड की क्या थी? ज़रूरत थी, जो उनको एक साथ कहीं भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हुआ। भाई किसी की ज़मीन से किसी को हटाओगे तो टकराव तो जायज़ सी बात है। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की ज़रूरत थी। निज खेती का मतलब समझ रहे हैं आप? निजी खेती, प्राइवेट खेती। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। 1 बीघा अगर आपको नील की खेती करनी है तो कितने हल की आवश्यकता थी? 2। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती।
हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी यह हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती, उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते। 19वीं सदी के आखिरी तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील का पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती, बाकी रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती। रैयत यानी किसानों के पास ही मैक्सिमम जमीन रहती थी, और जो प्राइवेट ज़मीन थी उस टाइम पे सिर्फ 25% ही थी। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयत व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती। गजब के थे ये लोग। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता, और यही चक्र दोबारा चलता था। यही चक्र क्या होता, दोबारा चलता था। ये नील का उत्पादन कैसे होता था उसकी पूरी ये चित्र दिया हुआ है। एक कहानी दी गई है। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद मील के पौधों को कारखाने में स्थित वेटस हौंद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 टुकड़ों की जरूरत पड़ती। प्रत्येक हौंद का अलग काम था। नील के पौधों से, ये आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ लेना। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लेना, वैसे कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड ये चीज़ नहीं है। इसको आप देख लेना। वाट का मतलब होता है एक किण्वन अथवा संग्रह पात्र। वही क्रम दोबारा चालू हो जाता है कि एक बार आप जमा करो, दोबारा उधार लो। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि वह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, और कर्जों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। यानी ये जो किसान हैं कर्ज में ही डूबते चले गए। इतने कर्ज में डूब गए कि लास्ट में ये कर्ज शायद ही कभी चुका पाते, और आत्महत्या की इनमें समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लगी थी। समस्याएं और भी थीं। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी। एक बार आपने नील की खेती कर दी तो अगले साल धान की खेती नहीं होगी। और ये भी एक कारण था जो अकाल भारत में समय समय पर पड़े। ये नील की खेती भी उसका एक कारण रही। नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जो रैयत यानी किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया कि हम लगान भी नहीं चुकाएंगे। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतों ने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। औरतें जो हैं बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमशुदा एजेंटों की पिटाई की गई। ये बढ़िया काम किया गया। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत
दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते। जमींदारों से भी जमीन जब छीनने लगी तो इन्होंने किसानों को जगाना चालू किया कि आइए क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले इर्डन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया रैयतों को नील का अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने बोल दिया कि अब नील की खेती नहीं होगी। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। ठीक है, नील दर्पण आप देखेंगे इसी टाइम पे लिखा गया था। नील दर्पण इसी टाइम पे लिखा गया था। या आप मुझे कमेंट में बताएंगे किसने लिखा था। ठीक है, नाम इसका आप कमेंट मुझे बताएंगे। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी आयोग ने बोला जो अभी आपने अनुबंध कर रखा है, डील कर रखी है, उसे आप पूरा कर दें और आगे से नील की खेती बंद कर दें। इस बगावत के बाद बगान मालिकों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने, इस किसान का नाम क्या था, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आगे आप बताना मेरे को। उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। रामचंद्र शुक्ल नाम था इनका। क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, एक ये आपको बताना भूल गया मैं, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, स्रोत है नील गांवों का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते थे। बंगाल विभाजन के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि वंदे मातरम गीत बहुत फेमस हुआ था, हमार सोनार बांग्ला। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था, मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठा पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए गांव के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सकेंगे। अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। मेरी थोड़ी आवाज़ अच्छी नहीं है,
गाने के मामले में, इसलिए आप थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, ये किसका मानना था? रैयतों का। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WC सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है आपको, नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WC सीटन कार नील आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? कि प्रश्न पूछा गया। हाजी मुल्ला ने जवाब दिया, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले ने पूछा, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये हाल था उस टाइम पे। अन्य तथ्य जो एनसीईआरटी अपने प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में देती है और बहुत अच्छा तथ्य होता है, आपको उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन कैसे होता था? 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मशीनरी जो बेप्तिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील पौधे को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और एक मजदूर एक मशीनी चरखे से घोल को घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील का लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है, इति समाप्तम। और आपका जो काम है, आप पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका काम है इन सवालों के उत्तर देना, जोड़ी बनाना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना और क्वेश्चन आंसर की पूरी विद्वत रूप से समझना। और प्रत्येक क्वेश्चन को आप 100 शब्दों से कम में नहीं लिखेंगे, ठीक है, 100 शब्दों से कम में नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, अध्याय नंबर 4 में, जिसका नाम आपको बताए थे हम, आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ठीक है। धन्यवाद।